अभी हम पहुंच जाते हैं मन की इच्छा पूरी करने वाले टेम्पल के पास, पहाड़ के टॉप के ऊपर रोपवे से। हालांकि अभी हम कहाँ पर हैं, मैं आपको यहाँ का ड्रोन शॉट दिखा देता हूँ। वैसे तो ये पूरा शहर बसा है पूरे पहाड़ के टॉप के ऊपर। वैसे तो ऊपर से नजारा काफी ज्यादा खूबसूरत दिखता है। इसी के बगल में आपको देखने को मिलती है रोपवे। हालांकि मैं ऊपर की ओर पहुंचा तो मुझे नहीं लगा था कि शहर इतना बड़ा होगा। रोपवे से मेरे को एक बात याद आई, मैं आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहूंगा। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था, रोपवे के अलावा यहाँ पर आने के लिए एक और रास्ता है। अगर आपको एडवेंचरस और ऑफ रोड रास्ता पसंद है तो ये रास्ता आपके लिए है। इस शहर के लेफ्ट के साइड आपको देखने को मिलता है एक और रास्ता। दिखने में ये रास्ता कुछ इस तरह से है। ये पूरा रास्ता ऑफ रोड है। ज्यादातर यहाँ से गांव वाले ही आना जाना करते हैं। टूरिस्ट इस रास्ते से कम ट्रैवल करते हैं। ज्यादातर टूरिस्ट रोपवे से ही आना पसंद करते हैं। मेरा भाई यही सजेशन है कि आप रोपवे से ही आए, वो आपका वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट होगा। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो आप आ सकते हैं इसी रास्ते से। बात करते हैं मन की इच्छा पूरी करने वाले टेम्पल के पास। रोपवे से कुछ कदम दूर चलते ही हम पहुंच जाते हैं मंदिर के परिसर में। मुझे सामने देखने को मिलता है मन की इच्छा पूरी करने वाला टेम्पल, मनोकामना टेम्पल। जब मैं मंदिर के परिसर में पहुंचता हूँ तो मुझे देखने को मिलती है काफी ज्यादा तादाद में भक्तों की भीड़, जहाँ पर लोग अपनी मन की इच्छा मांगने आए थे। इसके अलावा यहाँ पर पहुंचने पर मेरा आपसे एक सवाल है, जब आप मंदिर के परिसर में आते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है? आप वहाँ पर क्या महसूस करते हैं? जब मैं यहाँ पर पहुंचा तो आखिर मैंने क्या महसूस किया और क्या देखा, इसके बारे में आगे बात करते हैं। जब मैं मंदिर के परिसर से होते हुए मंदिर की ओर बढ़ा तो हमें जानने को मिला कि आज कुछ खास दिन होने की वजह से काफी दूर से लोग आए थे, जिस कारणवश आज कुछ ज्यादा ही भीड़ थी। इस लाइन को फॉलो करते हुए जब मैं इस लाइन की आखिरी छोर ढूंढने निकला तो पता चला कि ये लाइन करीब शहर के बाहर निकल चुकी थी, जहाँ पर लोगों को पूछने पर पता चला कि लोग 5-5 घंटे से लाइन में लगे थे। आखिरी का छोर ढूंढते हुए हम भी लाइन में लग जाते हैं। इस लाइन में लगते हुए कुछ घंटे बीतते होते कि हमें पता चलता है कि हमारे पीछे लाइन और भी लंबी बढ़ चुकी थी। इस लाइन में लगते हुए मुझे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा मैंने सोचा नहीं था। नेपाल के कुछ लोग इस लाइन में घुस रहे थे और झगड़ा भी कर रहे थे। सो मैं आपको नहीं दिखा सकता वरना विवाद हो जाएगा। तो अभी हम इस लाइन में लग चुके, तो यहाँ पर हमें बस 20 फीट ही है ना, हमें आधा घंटा गुजर चुका है। तो यहाँ तो लाइन करीब 1 किलोमीटर है। सो देख रहे हैं अभी क्या करें, देखेंगे दर्शन करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है। ऐसे में तो शाम हो जाएंगी। गर्मी के परेशानी से होकर फ्रूटी पी रहे हैं। फ्रूटी पी लो फ्रेंड्स। लाइन से मंदिर की ओर जाने के लिए वक्त है। इसी बीच मेरे को मंदिर के रिलेटेड कुछ याद आया तो मैं आपको वो सुनाता हूँ। यानी कि मंदिर की इंफॉर्मेशन, मंदिर की स्टोरी और मंदिर का इंट्रोडक्शन, यानी कि मंदिर की बनावट और उसकी रहस्य भरी कहानी के बारे में जानेंगे। वैसे शुरू कहाँ से करें, पहले ज्यादा आपका समय ना गवाते हुए मैं शॉर्ट में आपको यहाँ की इंफॉर्मेशन और स्टोरी बताऊंगा। कहानी की शुरुआत होती है नेपाल में होने वाले एक रहस्यमयी टेम्पल के बारे में, जिसका नाम है मनोकामना टेम्पल। वैसे ये रहस्यमयी टेम्पल पड़ता है नेपाल में पोखरा और काठमांडू के रास्ते के बीच में, जो कि है गोरखा जिले में। नेपाल में होने वाले इस गोरखा जिले में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा राम शाह। लोगों के मान्यताओं के हिसाब से इनकी पत्नी का स्वरूप माता भगवती का था। एक्चुअली कहानी में मोड़ तब आया, लोगों का कहना है कि रानी में कुछ दिव्य शक्तियां हुआ करती थी। इसे स्वरूप उनको पता चला कि ये माता भगवती का रूप है। लेकिन कुछ समय बीतते उनकी मृत्यु के बाद राजा और उनके सेवक को एक सपना आया, जिन्हें सपने में रानी दिखती, यानी माता भगवती का रूप, जहाँ पर उनका कहना था कि धरती पर मैं किसी स्वयं मूर्ति के रूप में अवतार लूंगी। मूर्ति मिलते ही तुम वहाँ पर उसका मंदिर बनाना, जहाँ पर मंदिर बनते ही मैं मनोकामना नाम से जग प्रसिद्ध होंगी। सपना आने के कुछ समय बीतते ही राजा के कई प्रयास करने के बावजूद उन्हें उस मूर्ति का कहीं पता नहीं लगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब एक आदमी उसके जमीन पर धान्य उगाने के लिए
खुदाई करता है तो उसी दौरान ये मूर्ति मिलती है। खुदाई के दौरान वो मूर्ति मिलते ही उससे खून और दूध की धाराएं बहने लगती है। जब इस घटना का पता चलता है राजा को, राजा तुरंत ही प्रस्थान करते हैं उस जगह जाने के लिए। राजा को मूर्ति मिलते ही उनके सेवक और राजा मिलकर इस मंदिर का निर्माण करते हैं। मंदिर का निर्माण होते ही मंदिर कुछ इस स्वरूप दिखता है। जैसा कि राजा के सपने में कहा गया था कि ये मनोकामना टेम्पल जग प्रसिद्ध होगा, तो वैसा हुआ भी। तो अब जानते हैं मनोकामना नाम का अर्थ क्या है। जब कोई भक्त अपने साफ मन से कोई अपनी मन की इच्छा मांगता है तब उसकी कामनाएं पूरी होती है, तो इसी सब का मिलकर बनता है मनोकामना। इसी नाम में पूरा अर्थ छुपा हुआ है। मैंने ये स्टोरी लोगों के मान्यताओं के अनुसार और गूगल बाबा पर रिसर्च करके बनाई है। आप यहाँ पर पूरी स्टोरी देख सकते हैं। तो वापस बढ़ते हैं अपने ओरिजिनल स्टोरी की तरफ, जहाँ से मैंने लाइन में लगकर आपको ये स्टोरी सुनाई। चलो तो मैं लाइन में रखकर आपको यहाँ की अपडेट देता हूँ वापस। तो आ गए सब लोग। जब हम मनोकामना मंदिर के दर्शन के लिए लाइन में लगते हैं तो हमारा नेपाल में कुछ हिस्सों से आए हुए लोगों से वार्तालाप चलता है। इसी बीच जिस जगह पर हम लाइन में लगे थे उसके अगल बगल में काफी सारे बाजार और दुकानें लगी थी। इसी दौरान मैं नोटिस करता हूँ बाजार खाने पीने के दुकान से लेकर सजावट की दुकानों से सजा हुआ था। इन्हीं में से मैं काफी सारे दुकानों में मैं नोटिस करता हूँ कि इन पिंजरों में मुर्गियाँ और बकरियाँ कैद थी, इन्हें बेचा जा रहा था। अभी याद करो कुछ देर पहले मैंने इस वीडियो में कुछ तो भी कहा था। चलो मैं ही बता देता हूँ। नीचे की ओर रोपवे में बैठने से पहले बाहर की ओर आपने एक बकरे को देखा था। इसे देखने के बाद मैंने बताया था कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। याद आया? जानना है इसका कॉन्सेप्ट? अभी मैं ही बता देता हूँ साफ शब्दों में उस मान्यताओं के बारे में। तो उस मान्यताओं पर साफ तौर से बात करते हैं। जब इस मनोकामना टेम्पल में लोगों की मान्यताएं पूरी होती है तो एक प्रथा को अंजाम दिया जाता है। जब इस मंदिर में लोगों की प्रथाएं पूरी होती है तो मुर्गी और बकरी की भेंट चढ़ाई जाती है, यानी कि बलि दी जाती है। ये लोगों की मान्यताएं किस बात तक सही है आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। लोगों की मान्यता के हिसाब से ये प्रथाएं कई सदियों से चलती आ रही है और लोगों के बीच है। अब बढ़ते हैं वीडियो के मेन मुद्दे की तरफ। अभी हमें लाइन में लगते हुए काफी देर बीत चुकी थी और अभी हम मंदिर के काफी करीब थे। अभी हमसे मंदिर कुछ पल की दूरी पर ही था। इसी बीच लाइन में लगते हुए दोबारा से झगड़ा हो जाता है। उनका कहना था कि तुम बीच में घुसे हो, लेकिन हमने कहना है कि हम तो पहले से लाइन में लगे, क्योंकि कुछ लोग अभी भी लाइन में घुस रहे थे बीच में से। ये विवाद कई देर से चलता हुआ है। इसी बीच मैं नोटिस करता हूँ हम मंदिर के काफी पास पहुंच चुके थे। तभी इसी बीच मेरा ध्यान जाता है कि मेरे को देखने को मिलता है इतना बड़ा पेड़ जो कि काफी ज्यादा विशालकाय था। मैं आपको ठीक से दिखाता हूँ। ये पेड़ इतना बड़ा था कि पूरी जगह को ढक रहा था, जिन्हें लोग है ना काफी विस्तार से और ध्यान से देख रहे थे। वैसे तो फिलहाल हम मंदिर के अंदर एंटर कर चुके थे। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं आपको मंदिर के अंदर का एक्सपीरियंस यानी कुछ आपको बाहर आके विस्तार से बताऊंगा। जब तक मंदिर से आता हूँ तब तक हम बात करते हैं मंदिर की आर्किटेक्ट के बारे में, यानी कि मंदिर की बनावट। जैसा कि आप ऊपर की ओर देखते हो आपको नजर आएगा एक गोल्डन सा स्ट्रक्चर जो कि पूरी तरह से स्क्वायर शेप में है। आप मंदिर के सामने की ओर आते हैं आपको देखने को मिलता है एक बेल जैसा गोल्डन स्ट्रक्चर। आपसे एक गोल्डन बात कहूँ, आप जो भी सामने की ओर गोल्ड कलर में देख रहे हो वो सब रियल गोल्ड है। जितना भी आप मंदिर की ओर देख रहे हो, मंदिर के अंदर दर्शन के लिए आपको मंदिर का पूरा एक राउंड लेके अंदर एंटर होना पड़ता है। आप जब मंदिर की चारों ओर घूमेंगे तो आपको ये रेड कलर की चुनरी और बेल बांधी हुई दिखेंगी। आपको मंदिर के चारों ओर घंटियों की आवाज सुनाई देंगी। जब इस मंदिर में लोगों की मान्यताएं पूरी होती है तो कुछ इस तौर से लोग बेल्स और ये ऐसी चुनरी रेड कलर की बांध देते हैं, जो कि मंदिर के चारों ओर देखने को मिलती है। मंदिर के सामने एक पिलर भी देखने को मिलता है, जिसके बारे में मैं इतना कुछ तो नहीं जानता, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा मैंने मंदिर के बारे में कहा था कि ये मंदिर ईंटों और लकड़ियों से बना हुआ है, जिसमें देखने को मिलती है आपको लाल स्क्वायर ईंटें यानी कि ब्लॉक्स। एक सर्वे के मुताबिक ये मंदिर 16वीं शताब्दी से कई बार राजाओं के द्वारा बनता हुआ आ रहा है और अभी के दौरान कुछ इस तरह से दिखता है।
इसके अलावा इस टेम्पल में आपको कई प्रकार की आकृतियां देखने को मिलती है। अगर आप मंदिर को ध्यान से देखोगे तो आपको और भी कुछ देखने को मिलेगा। जब आप मंदिर को नीचे से ध्यान से और देखते हो तो आपको देखने को मिलता है यहाँ पर और भी काफी सारे 3 गेट है और उसके ऊपर देवी देवताओं की तस्वीर और मूर्तियां बनी हुई है, जो कि इस मंदिर की लकड़ी के ऊपर बारीकी से तराशी गई हुई है। यही नहीं बल्कि मंदिर के नीचे के और भी आपको ऐसे ही कुछ देखने को मिलता है। ये स्ट्रक्चर आपको लकड़ी के पिलर के ऊपर खड़ा हुआ दिखता है। ये मंदिर ही नहीं बल्कि यहाँ पर और भी काफी सारे मॉन्यूमेंट स्ट्रक्चर खड़े हैं, जैसे कि ये सामने मेरी बिल्डिंग जो कि काफी साल पुरानी दिखती है। ऐसे कई स्ट्रक्चर भी है जो कि मंदिर के साथ साथ ये भी इतने साल पुराने हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा अद्भुत दिखता है। जो मटेरियल मंदिर में बनाने के लिए यूज किया है सेम इसी में भी यूज हुआ है, जो कि सामने देखने पर आपको पता चलता है। हाँ, एक और बात, हम जब पहले लाइन में लग चुके थे इस पेड़ के बारे में बात की थी। ये पेड़ देखने में करीब 100 साल से भी ज़्यादा पुराना लगता है, जो कि कितना बड़ा विशालकाय है। तो वापस आते हैं अपने ट्रैक पर। गाइस अभी मंदिर में दर्शन हो चुके हैं, तो मैं आ चुका हूँ मंदिर से बाहर। तो यहाँ पर मंदिर में ही तो अब करते हैं बात कि मंदिर के अंदर दर्शन कैसे रहे। रुको जरा, थोड़ा सा इसके बारे में आगे चल के बात करते हैं। तो गाइस अभी मंदिर से दर्शन करके आ चुके हैं। 5 घंटे लग चुके थे हमको मंदिर में दर्शन करने के लिए। मैं आप यहाँ पर आ रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना कि मंदिर में दर्शन करने से पहले आपको लाइन में लगना होगा, बीच में कोई भी घुसने नहीं देगा। और काफ़ी ज़्यादा मतलब है ना, मंदिर के अंदर जाती है आपको एक एनर्जी से महसूस होती है और एक अलग अनुभव महसूस होता है। और जैसा मैंने स्टोरी के हिसाब से बताया, आपको यहाँ पर भगवान एक पत्थर स्वरूप में देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आपको एकदम बंद कमरे में जैसा अलग महसूस होता है। और एक काफ़ी ज़्यादा भीड़ नहीं है अंदर, बस आपको लाइन में लगना होगा। और बस उजाला इतना है कि बस जो दरवाज़ा मेन खुला है उसी में से स्वस्थ सूर्य की धूप थोड़ी सी आती है। लाइन एकदम स्टेपली सीधी सीधी चलती है और मंदिर में काफ़ी अच्छा लगा दर्शन करके। मंदिर सामने से काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है, अंदर से काफ़ी अद्भुत फील महसूस होता है। और अभी हम जा रहे हैं बस रोपवे से नीचे, तो पता नहीं कुछ खाएंगे या नहीं खाएंगे, लेकिन मंदिर में दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गए। तो बाकी की बातें चलते हुए करते हैं। तो गाइस तो अभी चल रहे हैं हम रोपवे के पास वापस रिटर्न ली। तो क्या बात करें, अभी बात करने को कुछ बचा ही नहीं। खाना जो खाना बाकी है, हम भूखे हैं। कसं वाटलं दर्शन मंदिरातनी? हाँ एक नंबर। बस इस मनोकामना टेम्पल के गलियों से होते हुए जा रहे थे, बस तभी हमें देखने को मिलता है एक होटल, जहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट वगैरह होटल था, जहाँ पर समोसे और पराठे मिल रहे थे, जो कि हम कुछ पैक करवा लेते हैं खाने में रास्ते के लिए, क्योंकि सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया। तो अब बढ़ते हैं आगे रोपवे की तरफ। यहाँ पर हम बैठे हैं और यहाँ पर मैंने नाश्ता वगैरह कुछ पार्सल ले लिया। समोसे गर्म थे, मतलब 25 रुपये प्लेट नाश्ता, मतलब इंडियन रुपीज़ में, और वैसे 40 रुपीज़ पर प्लेट नेपाली में। तो नेपाली में ज़्यादा पैसे मतलब लगते हैं, लेकिन वो 25 रुपये ही है। समझ रहे हो? हिसाब के हिसाब लेकर, किताब लेकर मत बैठ जाना अभी, वरना बैंड बज जाएंगी हिसाब के चक्कर में। 1 रुपीज़ 60 पैसे, मतलब अपने इंडिया के हिसाब से 1 रुपीज़, यहाँ पे हिसाब से 1 रुपीज़ 60 पैसे। और यहाँ पर इंडिया देखा कैलकुलेटर लेके बैठ गए, मैं भी बैठ गया, ये देखो। तो अभी 5 बज चुके हैं, तो अभी हम जाएंगे रोपवे की तरफ, कहीं रोपवे बंद ना हो जाए। उसी टिकट में हमारा रिटर्न टिकट भी है। तो गाइस फाइनली अभी रोपवे की तरफ रिटर्न आ चुके, तो रोपवे से अभी चलते हैं नीचे। गाइस वापस जाने के लिए वापस रिटर्न वाली लाइन में लग चुके हैं। तो अभी हम यहाँ से रिटर्न जाएंगे उसी टिकट में, तो रिटर्न जाकर आपको मिलता हूँ। बस आपको ये एंजॉय कीजिए। जब हम रोपवे के लाइन में होते हैं, मुझे सामने दिखता है एक खतरनाक सा व्यू, जहाँ पर कुछ आदमी एक झगड़ा कर रहा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। इसलिए मैं फटाफट रिकॉर्डिंग ही बंद कर देता हूँ, नहीं तो वो मेरे पास आ जाएगा। वीडियो डिलीट। तो अभी हम फाइनली वापस जाने के लिए रोपवे में बैठने जा रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ का टाइम लैप्स दिखाऊंगा रोपवे का, जो कि काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक है, और आप देखते ही बोल दोगे कमेंट में वाह।
जब हम नीचे की ओर पहुंचे तब हमें पता चला कि इस माइक का रिकॉर्डिंग ऑन ना होने की वजह से कुछ रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। सो काफ़ी ज़्यादा गलत महसूस हो रहा था। तो मिलते हैं अभी बस के पास। रोपवे से लेकर बस में बैठने तक और यहाँ पर मैंने जो कुछ भी कहा, कुछ भी बोल का रिकॉर्ड नहीं हो पाया। सो काफ़ी गलत महसूस हो रहा था। तो अभी मैं बता देता हूँ कि मैंने क्या बोला कि रोपवे में बैठने से लेकर मंदिर में तक आने तक नीचे तक सबका अनुभव काफ़ी ज़्यादा अद्भुत रहा। और मैंने बस में बोला मैंने नाश्ता कर लिया और फाइनली काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था, जिसका मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो अभी बढ़ते हैं अपने आगे आइकॉनिक प्लेस को जाने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। अभी हम आगे जहाँ पर जाने वाले थे, काठमांडू सिटी, जो कि है नेपाल की राजधानी। तो वहाँ पर जाने से पहले एक प्रॉब्लम हो गई, जहाँ पर कुछ लोग आने के बाकी रह गए और रोपवे बंद होने की कगार पर था, जिसके लिए अभी हमारी बस काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुकी थी। बोलिए, सभी लोग आ गए। अरे मैं ऊपर हूँ, आ गए सभी लोग। अभी हम जिस जगह पर रुके थे, मुझे यहाँ पर नीचे कुछ दिखा, जहाँ पर मनोकामना टेम्पल के पार्किंग से निकलकर बस जिस जगह पर रुकी थी, मुझे सामने नीचे की ओर एक नदी दिखती है, जहाँ पर एक ब्रिज था जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। लेकिन मैं वहाँ पर जा नहीं पाया, लेकिन मेरा काफ़ी ज़्यादा मन हुआ वहाँ पर जाने का, लेकिन मैं जा नहीं पाया। फाइनली मनोकामना टेम्पल को अलविदा बोल निकल जाते हैं नेपाल की राजधानी आइकॉनिक सिटी काठमांडू को जाने के लिए। तो गाइस फाइनली हमारी गाड़ी निकल चुकी है काठमांडू के लिए। तो यहाँ पर हमारे ड्राइवर ने बताया कि यहाँ पर है ना काठमांडू में जो एंट्री वगैरह होती है वो 10 बजे तक रहती है, उसके बाद 3 बजे खुलती है। तो इसकी वजह से हमें जल्दी निकलना होगा, नहीं तो हम यही रहने चाहेंगे। तो ये सब चल रहा है हमारे साथ हमारे लोग सुनते ही नहीं हैं, अभी क्या कर सकते हैं। तो अभी आपको काठमांडू में पहुंचने के बाद आपको एक रिकॉर्डिंग दूंगा, या बीच में कुछ रहा तो बताऊंगा। तो भाई की तो अब करते हैं बात जो ड्राइवर भैया ने की थी, जिसमें कहा गया था कि अगर हम लेट पहुंचे तो कल सुबह ही पहुंच जाएंगे, लेकिन जाने में तो बस कुछ ही घंटे लगेंगे। कहा ड्राइवर भैया ने। क्या मैं इसका बात में अगले वीडियो में कहूँ या अभी बता दूँ आपको? फिर मैं बता ही देता हूँ। तो उनका कहना था कि अगर हम यहाँ पर से निकले नहीं और अगर हमने 10 बजे से पहले यहाँ पर बॉर्डर क्रॉस किया नहीं, तो हमें यहाँ पर ट्रैफिक में फंसना होगा और गेट बंद होने की वजह से हम अगले सुबह ही अब गेट खुलेगा और हम निकल पाएंगे। और अभी जो रह गए हैं लोग, वो अभी तो अगले सुबह ही आएंगे। तो हम फाइनली जो हमारे बस में आ चुके थे, हम निकल चुके थे काठमांडू सिटी जाने के लिए, जहाँ पर अभी हम पहुँच जाने वाले हैं कुछ ही देर में। तो गाइस लोग आप गए नहीं, तो भी मैं फिलहाल कहाँ पर हूँ, तो आओ यार इधर पास आकर बात करते हैं। फिलहाल मैं अभी अपने रूम पर हूँ और मैं अभी कहाँ पर हूँ ये तो आपको कल ही पता चलेगा, वैसे मैं बता ही देता हूँ। तो मैं हूँ काठमांडू में। तो यहाँ से व्यू कैसा दिखता है तो मैं आपको वो कल सुबह दिखाऊंगा। तो आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं। ट्रैफिक ने वैसे पूरा परेशान कर रखा है और अभी कुछ बचा नहीं है बोलने को, तो इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। वैसे तो पूरा बैंड बच चुका है ट्रैफिक में। बाय गाइस, बाय बाय बाय। खत्म 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 खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।